सिकंदर आजम ने बड़ी खूबसूरत और अनमोल बात कही थी। उसने कहा था, मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लेकर आया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर ले गया। ये बात सिकंदर आजम के उस्ताद की हद तक नहीं, बल्कि तमाम टीचर, उस्ताद, सर और मास्टर होते ही ऐसे हैं जो खुद तो ज़मीन पर खड़े रहते हैं, मगर उनके उस शागिर्द आसमान की बुलंदियों को छूते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। और इनमें एक टीचर का, एक उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो खुद तो ज़मीन पर रहते हैं, मगर उस चिराग की मानंद जलते रहते हैं जिसकी लौ और नूर बहुत दूर तक फैलता है। मेरे उस्ताद, मेरे मास्टर सर क़य्यूम शायद उस राहगुज़र की मानंद हैं जिसके एक सिरे पर तो वो खड़े हैं और दूर, बहुत दूर, बहुत सी मंजिलें फतह करते हुए उनके शागिर्द। इन्हीं में से एक मैं भी था, गांव के चौधरी इमाम दीन का अकलौता बेटा जुनैद। सर क़य्यूम के हमारे स्कूल में आने से न सिर्फ स्कूल बल्कि बच्चों की किस्मत भी जाग उठी। इनका समझाने, पढ़ाने का अंदाज और उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मजबूत रिश्ते की डोर, क्लास के निकम्मे लड़के भी पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे। और इन निकम्मों का सरदार शायद मैं ही था, क्योंकि इल्म की मेरे नज़दीक बस एक डिग्री से ज़्यादा कोई अहमियत न थी। मगर इल्म, तालीम और जहानत की अहमियत सर क़य्यूम ने मेरे दिमाग में ऐसी बिठाई कि नवीं क्लास में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए और यूँ मैं उस्तादों की नज़रों में पहले से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। एक तो मेरे बाप चौधरी इमामदीन का रोब पूरे गांव पर था, फिर मेरे नंबर और पढ़ाई में दिलचस्पी मुझे सब की नज़रों में एक बाइज्जत मुकाम दिला गई। सर क़य्यूम जो भी पढ़ाते, दूसरे दिन उसके मुतालिक सवाल जवाब ज़रूर करते। जवाब सही होने की सूरत में शाबाशी पक्की थी और जवाब ना आने की सूरत में सज़ा पक्की। उनका कहना था, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो 10 मरतबा मुझसे पूछो, मगर मेरी और अपनी मेहनत को ज़ाया ना करो। और एक दिन मैंने इनकी मेहनत ज़ाया कर दी। मैं दोस्तों के हमरा अपने आम के बागों में बहुत दूर तक निकल गया। खूब आम की पार्टी की, बाग की सैर की और ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी से खूब एंजॉय किया। अंधेरा हुआ तो घर लौटने का ख्याल आया। सख्त थकान और नींद के गलबे ने किताब उठाने की मोहलत ही न दी। और सर क़य्यूम भी कब किसी शागिर्द को मोहलत और रियायत देने वाले थे। अगरचे मेरे माथे पर लिखा था कि मैं गांव के चौधरी का बेटा हूं, मगर सर क़य्यूम ने कभी ये पढ़ने की कोशिश ही ना की। वो तो तमाम बच्चों को अपना शागिर्द समझते थे और पढ़ाई में आगे होने की वजह से मैं इनका महबूब शागिर्द था। और आज इस महबूब शागिर्द को सवाल का जवाब ना आया और नजरें झुक गईं। मैं शर्मिंदा था, मगर मुझसे ज्यादा शायद सर क़य्यूम। आज तक मैंने इन्हें मायूस न किया था। फिर इन्हें मेरी झुकी झुकी निगाहें भी नजर न आईं। सजा तो पक्की थी, सो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान पेंसिल रखकर दबा दी गई। घर पहुंचा तो चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया थे। उंगलियों की तकलीफ तो मैं क्लासरूम में ही छोड़ आया था। ये चेहरे पर अफसोस का इजहार और शर्मिंदगी हरगिज हरगिज सर क़य्यूम की सजा की न थी। इस सजा ने तो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल के हल्ले गुल्ले में वक्त ज़ाया करने का अफसोस था। शर्मिंदगी थी तो सर क़य्यूम की तवक्को के बरक्स सवाल का जवाब ना देने पर थी। माँ जी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरा मकसद सर क़य्यूम की शिकायत करना न था, बल्कि कल के वाक़यात पर अफसोस, नदामत और शर्मिंदगी का इजहार था। मगर हवेली की महारानी को ये कब गवारा था। वो चिराग पा हो गई, लाल पीली होती हुई बोली, कोई मेरे पुत्र के साथ ये जुल्म करे, मैं उसका कलेजा निकाल कर अपनी मुट्ठियों में न दबा दूं। और फिर चौधरी साहब को पता चला तो एक क़यामत आ गई। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। बाबा, मेरे 10वीं के इम्तिहान सर पर हैं और मुझे गांव स्कूल में टॉप करना है, सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं और आपका नाम आसमान पर लिखवाना है। और बाबा, सर क़य्यूम जैसा पढ़ाने वाला कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं। पुत्र जुनैद, चौधरी साहब खड़े हो गए। वो धाड़े तो हवेली की दरो दीवार लरज उठे। सारे नौकर चाकर सहम गए। मैंने बाबा के दोनों हाथ थाम लिए। इनकी अंगारा बरसाती आंखें, कौन इन आंखों से आंख मिला सकता था? मैं भी नहीं, क्योंकि तालीम ने मुझे माँ और बाप की अहमियत और इज्जत का शऊर दिया था। चंद लम्हों बाद चौधरी साहब की आवाज़, जिसमें घन गरज के साथ लर्जा था, उतर तू जरा इम्तिहान से फारिग हो ले, फिर मैं इस 2 टके के मास्टर से निपटता हूँ। शायद चौधरी साहब अपने नाम को वाकई आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहते थे और इसके लिए मास्टर कय्यूम के सहारे की जरूरत थी। मेरी दिन रात की मेहनत और सर कय्यूम की कदम कदम पर रहनुमाई। मेरे स्कूल क्या, गांव में सबसे ज्यादा नंबर आए। कई दिनों तक ढोल की थाप और हवेली के दरवाजे पर लंगर खुला रहा। मुझे अब इस बात का ज्यादा फख्र था कि मैं गांव का सबसे ज़हीन लड़का हूँ। आगे बढ़ने और पढ़ने की धुन मुझे कराची ले आई। छुट्टियों में चंद रोज के लिए गांव पलटा तो 2 रोज में ही वापस कराची आ गया। वो खबर मेरे लिए किसी तूफान से कम न थी। चौधरी इमामदीन, मेरे बाबा ने सर कय्यूम को न सिर्फ स्कूल बल्कि गांव से भी निकलवा दिया था। मैं एहतजाज करना भी चाहता तो न कर पाता। ये तो सर कय्यूम का ही पढ़ाया हुआ सबक था कि माँ और बाप के सामने जबान दराजी न करना, सर झुकाकर बात करना, बात कड़वी भी लगे तो मीठी गोली की तरह निकल जाना। जिंदगी कदम कदम पर इम्तिहान लेती है और मेरी जिंदगी में भी हर मोड़ पर एक नया टीचर, फिर कॉलेज, यूनी। मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने कराची में हर ट्यूशन सेंटर, स्कूल और कॉलेज में झांका, मगर मुझे अपने सर कय्यूम ना मिले और ना ही मुझे उन जैसा टीचर दोबारा मिला। कैलेंडर के सफ़े पलटते पलटते वक्त ने मुझे सवाल का जवाब देने वाली पोजीशन से उठाकर सवाल करने वाली जगह पर पहुंचा दिया। मैं जुनैद से प्रोफेसर जुनैद बनकर इल्म की तकसीम में लग गया। बाबा को जमाने से शुगर और ब्लड प्रेशर था, मगर इनकी जिंदगी में दवा और परहेज नाम की चीज न थी। चौधरी साहब के आम के बागात और माँ जी को तरह तरह के खाने बनवाने का शौक। गांव के चौधरी को कब एक पढ़े लिखे गरीब मास्टर की बात समझ में आती। मास्टर कय्यूम इन्हें कई मरतबा दवाइयाँ इस्तेमाल करने, परहेज करने, मीठा कम करने और पैदल चलने का मशवरा दे चुके थे, जिसका चौधरी साहब ने बड़ा बुरा मनाया था। और आखिरकार वो आंखों की बीनाई खो बैठे। मैं इन्हें ज़बरदस्ती कराची ले आया। इनकी आंखों का बहुत इलाज करवाया, मगर वो कराची शहर को अपनी आंखों से न देख सके। माँ जी कराची आने के बजाय उस जहां में चली गई जिसका कोई टिकट नहीं होता। पहले आंख और अब शुगर और ब्लड प्रेशर का दूसरा निशाना बाबा के गुर्दे थे। बड़ी मिन्नत समाजत करके मैं इन्हें कराची ले आया और मुख्तलिफ जगहों पर मुआयना करवाने के बाद बाबा के हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस होने लगे। इसी दौरान मुझे एक कोर्स के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। मैंने अपनी बीवी नाजिया से कहा कि वो ड्राइवर का बंदोबस्त करे, क्योंकि अभी मेरे आने में खासे दिन लगेंगे। फिर नाजिया ने एक ड्राइवर रख लिया। वो हर वक्त बाबा के साथ रहता, इनका ख्याल रखता, उनसे उनकी बातें और गांव की कहानियां सुनता और हफ्ते में 3 मरतबा उन्हें डायलिसिस के लिए लेकर जाता। मैं बाहर से वापस आया तो मैंने करीमुद्दीन ड्राइवर से कहा कि वो पहले मुझे यूं ही छोड़ दे, उसके बाद बाबा को डायलिसिस के लिए लेकर चला जाए। उसने ड्राइवरों वाली कैप पहनी हुई थी, आंखों पर सनग्लासेस, सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर मास्क। रास्ते भर मैं अपने पेपर देखता रहा और चेक करता रहा। ना ही मैंने उससे कुछ बात करी और ना ही उसने मुझसे कुछ पूछा। करमदीन, इस सामने जो पेट्रोल पंप है, इससे पेट्रोल डलवा लो, मैंने इससे कहा। वो पेट्रोल डलवाने के लिए उतरा तो मेरी निगाह इसके सीधे हाथ पर पड़ी। उसमें 6 उंगलियां थीं। मैंने इसके चेहरे और हाथ की जानिब देखा और अब मैं पेपर पढ़ने से ज्यादा इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा। यूं आई मैं उतरा और इसके करीब जाकर कहा, तुम्हारा ये मास्क सही नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा मास्क देता हूं, ये लगा लो। वो ड्राइवर वाली सीट से बाहर आया। मेरे हाथ से मास्क लेकर अपना पुराना मास्क उतारा तो मेरे बहुत सारे सवालात के जवाब उसके चेहरे पे थे। वो ड्राइवर करमदीन नहीं, मेरे काबिल कदर और मोहतरम उस्ताद कय्यूम थे। सर आप, मैंने अकीदत और खुशी से उनका हाथ थाम लिया। मेरी जबान, जिसे सर कय्यूम ने बेहतरीन अंदाज में बातें करना और अदब व एहतराम सिखाया था, ऐसा लग रहा था
जैसे मजीद बोलने से कासिर है। इनका लरसता हुआ हाथ मेरे मजबूत हाथों में था। मेरे जहन की गुत्थियां खुलती जा रही थीं और शायद उस्ताद और शागिर्द के दिल धड़कना भूल चुके थे। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और मेरी आंखों में आंखें डाल के बोले, नहीं प्रोफेसर जुनैद साहब, मैं करीमुद्दीन ड्राइवर ही हूँ। आपके सर कय्यूम को तो कराची में तेजी से उड़ती गर्द ने कहीं छुपा दिया है। नहीं सर, मैं आज तक आपका पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला। फिर मैं अपने से उस्ताद को कैसे भूल सकता हूँ, जो खुद तो जल गया मगर जमाने को रोशन कर गया। मैंने बड़े अदब से इनका हाथ थामा हुआ था और फिर हम एक बेंच पर आकर बैठ गए। सर, मैंने इन आंखों से आपको बहुत तलाश करने की कोशिश की मगर आप कहीं ना मिले। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उनकी लरसती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई। चौधरी इमामुद्दीन ने न सिर्फ मेरे मुस्तकबिल की परवाह न की बल्कि गांव के बेशुमार बच्चों का मुस्तकबिल भी शायद तारीक कर दिया, क्योंकि मैं तो इल्म के लिए किताबों का कम और अपने दिल का ज्यादा सहारा लेता था। सोचता था मैं जमाने की निगाहों में गरीब सही मगर अपने शागिर्दों को बादशाह बना दूंगा। जमाने की ठोकरें खाता हुआ उस्ताद कय्यूम कराची आ गया मगर यहाँ पर शागिर्द कोई न था। मैं उस्ताद कय्यूम ना रहा, सब उस्ताद कय्यूम के उस्ताद बन गए। वो 20-20 साल के बच्चे जिनके हाथों में कलम के बजाय गन आ गई थी। जमाना बदल गया था तो मैंने भी अपनी जगह बदल ली और गाड़ी के स्टीयरिंग पर आ बैठा। इतनी हिम्मत कहाँ थी कि गन देखकर नंबर पढ़ाने और पास करने से इनकार कर दूं। और उस दिन तो उस्ताद कय्यूम किसी गहरी खबर में दफन हो गया जब एक नौजवान का तमाचा मेरे गालों पर पड़ा। उसी दिन उस्ताद कय्यूम मर गया। कई दिनों बाद इस जल्लत से बाहर आने की कोशिश की तो मेरे हाथों ने कलम थामने से इनकार कर दिया। जिंदगी की गाड़ी घसीटने के लिए मैंने दूसरों की गाड़ी चलाना शुरू कर दी और मैं यूं करमदीन ड्राइवर बन गया। मैं सांस रोके एक उस्ताद की कहानी सुन रहा था। ड्राइवर की नौकरी करते करते आपके बंगले पर आया तो प्रोफेसर जुनैद का नाम देखकर कुछ चौंक सा गया। अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही इमामुद्दीन हाउस का बोर्ड नजर आया। दूसरे ही लम्हे मैंने पलटना चाहा मगर नाजिया बीबी सामने आ गईं और अगले ही लम्हे चौधरी इमामुद्दीन मेरे सामने थे व्हील चेयर पर। मगर अब इनकी आंखों में वो कहर और जलाल ना था, अब तो वो बेनूर हो चुकी थी। सारी जिंदगी मैंने बदले का सबक नहीं पढ़ाया था, माफ कर देने की आदत को अजीम बताया था। चौधरी साहब ने मेरा हाथ पकड़कर न सिर्फ स्कूल बल्कि गांव से निकाला था मगर मैंने इस हाथ को थाम लिया। उसी हाथ को थामकर मैं चौधरी साहब को व्हील चेयर पर बिठाता, घंटों इन्हें सैर के लिए ले जाता और इसी हाथ को थाम कर मैं गाड़ी में बिठाता और इन्हें डायलिसिस के लिए लेकर जाता। बाबा ने तुम्हें पहचाना नहीं, मेरी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई मालूम हुई। वो तल्ख मुस्कुराहट मैं चाहूं भी तो ना भुला पाऊंगा। उस्ताद कय्यूम की मुस्कुराहट, जो आंखें तमाम जिंदगी खरे और खोटे की पहचान न कर सकी, आज वो मेरी आवाज से कभी कभी धोखा खाती। और चौधरी साहब बोलते, करमदीन तेरी आवाज मास्टर कय्यूम से बहुत मिलती है। फिर वो सर्द आ भरकर एक लम्हे अपनी बेनूर आंखों से जैसे अपना गम दिखाने की कोशिश करते। मैंने मास्टर कय्यूम के साथ बड़ी ज्यादती की थी, अगर वो मुझे कभी मिल जाए तो इससे माफी मांग लूंगा। मगर करमदीन मैं इसे कैसे पहचानूंगा? जब मैं इसे पहचान सकता था उस वक्त मैंने इसे पहचानने के बजाय खो दिया। अब तो मैं अपनी आने वाली नस्ल को भी नहीं देख सकूंगा। करमदीन, मैं इस खलिश के साथ जिंदगी के दिन काट रहा हूं कि जिस मास्टर ने मेरे पुत्र जुनैद को प्रोफेसर जुनैद बना दिया, वो तो मेरे गांव क्या, मेरी हवेली क्या, मेरे दिल में इसका बड़ा मर्तबा और मुकाम होना चाहिए था। मगर मैंने क्या किया? और फिर इनका सर व्हील चेयर के हैंडल पर झुक गया। मैंने अपनी डुबडुबाई आंखों से इन्हें देखा मगर वो मेरा माफ करने का अंदाज ना देख पाए। हाँ, मेरी आंखों से निकला आंसू जब इनके हाथ पर गिरा तो बोले, देख करमदीन, आज शायद ऊपर वाले को भी रोना आ गया। ये मेरे बाजू पर किसी का आंसू गिरा है। और मैंने उस दिन जाना प्रोफेसर जुनैद साहब के सच्ची पशेमानी और नदामत क्या होती है। चौधरी साहब अपनी आंखों से तो ना रोए मगर दिल की आंखों से इन्होंने खून के आंसू बहाए। मुझे नहीं पता कि मैंने कब अपना सर मास्टर कय्यूम की गोद में रख दिया था।
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक अजीम उस्ताद अपने शागिर्द को रोता हुआ देख सके। फिर चश्मे फलक ने देखा कि एक दिन चौधरी इमामदीन मास्टर कयूम को अपनी हवेली की चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं और बोल रहे हैं, जा मास्टर कयूम, मेरी गांव की हवेली को एक स्कूल में बदल दे, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर पैदा कर, ताकि दोबारा कोई इमामदीन चौधरी ना पैदा हो सके।